अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस टैक्सेशन में चैप्टर सैलरी, इसका टॉपिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, इसमें भी सब टॉपिक प्रोविडेंट फ़ंड को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है मोहम्मद मौज़म मुग़ल की, जो कि मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कॉमर्स कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इस वीडियो से बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स, बीबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड कहता, प्रोविडेंट फंड्स आर मेंटेन्ड बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। प्रोविडेंट फंड बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने के लिए मेंटेन करती हैं। For proper understanding the treatment of Provident Fund facilities, it is necessary to know different types of Provident Fund and the working system of such funds. आपने Provident Fund को समझना है तो लाजमी है इसकी सबसे पहले आप टाइप्स को देख लें और उसकी वर्किंग कैसे होती है वो भी इसको देख लेते हैं, फिर आपको Provident Fund की समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, Provident Fund की हमारे पास तीन जो हैं वो कैटेगरीज हैं, तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले जो आपके पास टाइप है वो है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। ए प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड और अ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट मेंटेन करती है उस टाइप के प्रोविडेंट फंड को गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। A provident fund maintained by Pakistan Armed Forces, central or provincial government, railways, WAPDA, etc. are the example of such funds. कहता है कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की एग्जांपल्स कुछ आपके पास इस तरह से हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, रेलवेज हो सकता है, वापडा हो सकता है। द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाइज टू सच प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड पे जो एक्ट लगता है वो है 1925 का, उसके मुताबिक ये काम करते हैं। दूसरा आपके पास रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में स्टूडेंट्स आपके पास कहता है, इफ ए प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल्स द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ फॉर रिकॉग्नाइज ऑफ फंड्स एंड द एप्लीकेशन मेड। कहता है कि जो आपके पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेंटेन करती हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को। द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू सच फंड्स। जो कमिश्नर है इनकम टैक्स का वो इसको रिकॉग्नाइज करता है। इट इज़ नोन एज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसलिए इसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। इफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिफ्यूज द रिकॉग्नाइज एंड अपील कैन बी मेड द बोर्ड। अगर कमिश्नर रिफ्यूज कर दे रिकॉग्नाइजेशन को तो जो अपील है वो बोर्ड को की जा सकती है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज बेनिफिट्स फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। क्या कहता है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड दोनों के लिए, यानी कि एम्प्लॉयर्स के लिए और एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट हो सकता है इससे। इसके बाद है आपके पास अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज में वो कहता है, इट इज प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज नॉट बीन ग्रांटेड रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज बिकॉज। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स ये भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती हैं, लेकिन जिस तरह से रिकॉग्नाइज में एक कमिश्नर वो आपकी अपील्स को सुनता है, इसमें किसी किस्म की कोई टैक्स की अथॉरिटीज़ नहीं होती, क्योंकि आपके पास पहला पॉइंट है, द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ रिगार्डिंग द प्रोविडेंट फंड आर नॉट फुलफिल्ड। जो कंडीशंस हैं टैक्स की, लॉ की, वो इसमें फुलफिल नहीं होती प्रोविडेंट फंड की, इसलिए इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटी शामिल नहीं होती। दूसरी रीज़न ये है कि नो एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइज हैज़ बीन मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाती ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से
तीसरी टाइप है आपके पास, द एप्लीकेशन इज टर्न डाउन ऑन द सम टेक्निकल ग्राउंड्स बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। कहता है जो आपकी एप्लीकेशन है ये टर्न डाउन हो जाएगी किसी भी टेक्निकल ग्राउंड्स की इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो इसकी वर्किंग है, वर्किंग को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट सम अमाउंट मंथली टू द प्रोविडेंट फंड आउट ऑफ देयर सैलरीज। पहली टाइप इसकी वर्किंग की ये है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट वो प्रोविडेंट फंड में शामिल करते रहते हैं। नॉर्मली द अमाउंट इज डिडक्टेड बिफोर द पेमेंट ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉइज। ये अमाउंट पेमेंट जो है ये सैलरीज को, ये एम्प्लॉइज को सैलरीज देने से पहले डिडक्ट कर ली जाती है। दिस इज नोन एज एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इस अमाउंट को आप कह सकते हैं कि ये आपकी है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। लेट्स सपोज एक अगर एम्प्लॉय की सैलरी है 25,000 लेकिन वो ले रहा है 22,000 या 23,000, तो उसके 2,000 या 3,000 जो वो कंपनी के पास या एम्प्लॉयर के पास वो रखवा रहा है, ये इसके प्रोविडेंट फंड है। जब वो रिटायर होगा तो उसको लम सम अमाउंट मिल जाएगी ताकि वो अपना कोई भी आगे सर्किट चला सकता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट टू द प्रोविडेंट फंड मंथली और एनुअली बेसिस। दिस अमाउंट इज नोन एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। दूसरी टाइप हमारे पास है कि अगर एम्प्लॉयर खुद कोई कंट्रीब्यूट कर दे प्रोविडेंट फंड में महीना वाज या फिर आपके सालाना वाइज, तो वो आपका होता है एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। इसके बाद ये भी हो सकता है द अमाउंट कलेक्टेड बाय द वे ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टेड इन सम प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज और एनी अदर बिजनेस इंश्योरिंग सम प्रॉफिट ओवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कहता है कि ये भी काम हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, दोनों मिलके किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें किसी प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी में। ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड कलेक्शन ऑफ एवरी एम्प्लॉय एवरी ईयर। जो उसका इंटरेस्ट रेट कलेक्शन होगा वो क्रेडिट हो जाएगा जो एम्प्लॉय है उसके अकाउंट में। दिस अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन प्रोविडेंट फंड। इस टाइप के प्रोविडेंट फंड को आप इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन प्रोविडेंट फंड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।